अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th केमिस्ट्री के यूनिट 3 को कंटिन्यू करना है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2 से। इस यूनिट के हम प्रीवियस एक्टिविटीज़ और असेसमेंट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर उनमें से कोई एक्टिविटी आपने देखनी है तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.2 है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ केटाइन फॉर द फॉलोइंग मेटल एटम्स लिथियम एंड एल्यूमिनियम। इस असेसमेंट में हमें दो मेटल्स गिवन है, लिथियम और एल्यूमिनियम। हमने ये शो करना है कि इसका केटाइन कैसे फॉर्म होता है। तो हम बेसिकली सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास केटाइन या एनाइन होता क्या है। इसके लिए हम आते हैं आयन पे। आयन बेसिकली हमारे पास कोई भी ऐसा एटम होता है जिसके ऊपर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज हो। एटम जनरली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो वो हमारे पास कहलाता है आयन। आयन बेसिकली नेचुरली नहीं होगा, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा जिसकी वजह से वो आयन में कन्वर्ट होगा। एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब जो आयन हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं केटाइन, और इसके ऊपर जनरली हमारे पास पॉजिटिव का साइन होता है, यानी कि कोई भी एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास केटाइन है, और वो फॉर्म होता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब वो फॉर्म करता है एनाइन, और इसके ऊपर हमारे पास जनरली नेगेटिव चार्ज होता है। जनरली हमारे पास जब भी कोई एटम होता है तो वो नेचुरली हमारे पास बेसिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होगा। इसी तरह से अगर कोई एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेट चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव होगा। अब कोई भी एटम कब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसके लिए हम बेसिकली देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोगों ने बेसिकली बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक एटम के अराउंड जो एक एटम है उसका हमारे पास होगा न्यूक्लियस, और उसके अराउंड स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल या ऑर्बिट्स भी कहते हैं। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो न्यूक्लियस के अराउंड जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n = 1 से, यानी कि हमारे पास n नंबर ऑफ शेल है और यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट शेल है। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो शेल होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज n = 2। इसी तरह अगर कोई थर्ड शेल होगा तो उसके लिए हमारे पास n का जो नंबर होगा वो इक्वल होगा 3 के। फर्स्ट शेल को हम जनरली k शेल भी कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट शेल हमारे पास l है, उससे अगला शेल हमारे पास होता है m एंड अप टू सो ऑन n शेल, और आगे हमारे पास इस तरह से मूव करते हैं। अब एक शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास बेसिकली सब शेल्स भी होते हैं। सब शेल्स को अगर हम शेल को सब शेल में डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल 4 टाइप्स ऑफ सब शेल हैं, जिसमें हमारे पास S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल इंक्लूडेड हैं। इन शेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये डिफरेंट है। अगर हम S शेल की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो 2 है, यानी कि S शेल में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स S शेल में अकोमोडेट नहीं होंगे। इसी तरह P में हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं। इससे कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ सकते हैं वो 6 होंगे। इसी तरह D शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है और F शेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम बेसिकली उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करते हैं वो प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू उफ्बा प्रिंसिपल। उफ्बा प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन हमने किसी भी शेल में प्लेस करना है वो इस तरह से प्लेस होगा कि अगर हमारे पास कोई लोएस्ट एनर्जी का सब शेल अवेलेबल है तो हम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें डालेंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास अवेलेबल लोएस्ट एनर्जी लेवल का सब शेल होगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे, फिर हमारे पास हायर एनर्जी का जो सब शेल है उसकी बारी आएगी। जिस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कोई भी एक हमारे पास रैंडम एटम है X
और हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन प्लेस कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये शेल, तब हमारे पास नेक्स्ट शेल की बारी आएगी। हम किसी भी लोअर शेल को इनकम्प्लीट रखते हुए नेक्स्ट शेल की तरफ मूव नहीं कर सकते। जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर नेक्स्ट शेल की एनर्जी उससे ज़्यादा है, फिर जो थर्ड शेल होगा उसकी एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होगी। इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ साथ उस शेल की एनर्जी भी बढ़ती है। तो हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं कि सब शेल की एनर्जी जिस सीक्वेंस में यहाँ पे इंक्रीज हो रही है वो हमें यहाँ पे शो हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे लोएस्ट एनर्जी का जो सब शेल अवेलेबल है वो है हमारे पास 1s। जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है या फर्स्ट शेल होता है उसमें हमारे पास सिर्फ s सब शेल होता है। इसी तरह से अगर हम सेकेंड ऑर्बिट में मूव करें तो हमारे पास s और p दोनों सब शेल होते हैं। थर्ड में हमारे पास 3 सब शेल होते हैं, s, p एंड d। और अगर हम इनकी इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट में 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की है, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की है, फिर हमारे पास 3s आता है और फिर 3p आता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है तो सबसे पहले हम s शेल के फर्स्ट ऑर्बिट के s शेल को कंप्लीट करेंगे, फिर हम मूव करेंगे सेकेंड ऑर्बिट के s सब शेल में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम सेकेंड ऑर्बिट के p सब शेल में मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं और s शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोएस्ट सब शेल से स्टार्ट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सब शेल में प्लेस कर देंगे। फिर नेक्स्ट शेल की तरफ हम मूव करेंगे, ये भी s शेल है तो हम इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देंगे। अब हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस हो चुके हैं और टोटल हमने प्लेस करने थे 7, 3 रिमेनिंग है। तो 3 को हम अब इस p शेल में अकोमोडेट कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे p सब शेल में। अगर हमारे पास मजीद इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि p शेल कंप्लीट हो सके, क्योंकि p शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इससे कम भी पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ 3 बचे, तो हमने इसमें 3 प्लेस कर दिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एटम हो जिसके एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो तो उसमें हमारे पास ये शेल भी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट शेल की तरफ मूव करेंगे। सब शेल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर हमने सीक्वेंस में लिखना हो तो उसको याद करने की बजाय हम एक इजी ट्रिक के थ्रू इसको देख सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट को देखें तो इसमें हमारे पास एक ही सब शेल होता है, s सब शेल। सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास 2 सब शेल हैं, s और p सब शेल। थर्ड में हमारे पास 3 सब शेल्स हैं, s, p एंड d। फोर्थ में हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, s, p, d एंड f। इसी तरह फिफ्थ में भी हमारे पास 4 सब शेल्स हैं, देन 6 में 3, 7 में 2 और 8 में 8। इसमें हमारे पास बेसिकली 4th तक शेल्स इंक्रीज होते हैं, यानी कि सब शेल्स पहले ऑर्बिट में हमारे पास 1 था, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गए, फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 3 हो गए और फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास 4 आ गए। इसके बाद हमारे पास सब शेल्स डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास 5th ऑर्बिट में 4 थे, 6th ऑर्बिट में 3 हो गए, 7th ऑर्बिट में 2 और 8th ऑर्बिट में हमारे पास 1 ही रह गया। अब इसको जब हमने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग लिखना है तो उसके लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, आपने इसमें डायगोनल में एरोज ड्रा करने हैं। इस तरह से करके जब आप इसमें डायगोनल में सबसे पहले एरोज ड्रा कर लें या यूं सिंपल एक लाइन ड्रा कर लें। इन शेल्स को एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखने के लिए सबसे पहले आप ये एरोज ड्रॉ कर लें और फिर हम लोग इसको देखते हैं कि हमने इसमें लिखना कैसे है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एरो हमने इसकी टेल से स्टार्ट करना है और हेड तक मूव करते हुए जितने भी इसमें शेल्स आएंगे उनको हमने लिखते जाना है। तो अगर हम इस फर्स्ट की टेल से स्टार्ट करें तो हम इसको पे मूव करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट जो सब ऑर्बिट आता है वो है 1s। तो इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 1s। देन इस एरो में आगे कोई भी नहीं आ रहा तो हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट एरो की टेल पे मूव करें। नेक्स्ट एरो की टेल पे मूव करते हुए जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 2s। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल हमारे पास आ जाएगा 2s। इसी एरो को आगे मूव करें तो आगे कोई एनर्जी लेवल नहीं है, इस एरो को छोड़ दें। नेक्स्ट एरो की टेल पे आ जाएं। इसकी टेल से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल आ रहा है 2p। तो हम अब यहाँ पे लिख लेंगे नेक्स्ट 2p। इसी एरो पे अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट एनर्जी लेवल आ रहा है 3s। तो 2p के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3s।
इसके बाद इस एरो पे कोई एनर्जी लेवल नहीं है। नेक्स्ट एरो की टेल पे आ जाएं, इसकी टेल से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पहले आ रहा है 3p, तो 3s के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 3p। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3p के बाद हमारे पास आ रहा है 4s, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी लेवल आ जाएगा 4s। इस तरह से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली एनर्जी के अकॉर्डिंग ही अरेंज हो रहे हैं, यानी कि 1s की एनर्जी सबसे कम है, फिर 2s की, उसके बाद 2p है, उसके बाद सबसे कम एनर्जी 3s की है, फिर 3p की है, उसके बाद हमारे पास आता है 4s। नेक्स्ट एरो के टेल पे मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है 3d, तो 4s के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3d। इसी एरो में आगे मूव करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4p, तो 3d के बाद हम लिखेंगे 4p। 4p से अगर हम आगे मूव करें तो इसी एरो में हमारे पास आ रहा है 5s, तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल हमारे पास आ जाएगा 5s। इस एरो में भी आगे कोई एनर्जी लेवल नहीं है। नेक्स्ट एरो की टेल पे आ जाएं, नेक्स्ट एरो की टेल से जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एनर्जी लेवल हमारे पास आ रहा है 4d, तो हम आगे लिख लेंगे 4d। 4d से आगे इसी एरो पे मूव करें तो हमारे पास आ रहा है 5p, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5p, और उसके बाद हमारे पास आगे मूव करते हुए आ रहा है 6s। इसी तरह से आप सारे एरोज को मूव करते हुए स्टार्ट करें। टेल से स्टार्ट करते हुए आपने हेड की तरफ जाना है तो आपके पास आगे आ जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, और फिर इसी तरह से 5f, 6d, 7p और 8s। इस तरह से हम जब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। इनको हम डायरेक्टली याद नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरह यहाँ आप सीक्वेंस में देखें 3s के बाद 3p आ रहा है और उसके बाद 3d आने की बजाय 4s है, यानी कि 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में एकोमोडेट करवाना होगा तो हम पहले 4s को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम 3d की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से आप अगर इस सीक्वेंस को देख लें तो इसके थ्रू आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं। अब हम बेसिकली देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ केटाइन या फॉर्मेशन ऑफ एनाइन जो हम इस असेसमेंट में करने वाले थे। अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बेसिकली जो फर्स्ट मेटल गिवन था वो हमारे पास गिवन है असेसमेंट 3.2 में लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो हम बेसिकली देखते हैं इसका हम किस तरह से केटाइन फॉर्म कर सकते हैं। लिथियम का हमें गिवन है एटॉमिक नंबर 3, तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखते हैं। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी का जो लेवल है वो है 1s। इसमें हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर सकते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो है 2s। अब 2s में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने के लिए बचे हैं वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, जिनमें से 2 हम ऑलरेडी 1s में डाल चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो हम इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करवा देंगे 2s में। तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है लिथियम की। लिथियम एक मेटल है जो कि जनरली मेटल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इसका केटाइन बनाना है जो कि फॉर्म होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जो भी हमारे पास लास्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे वैलेंस शेल में देखें तो हमारे पास वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s1 में है। इलेक्ट्रॉन्स जनरल जो एटम्स होते हैं जनरली वो हमारे पास 2 रूल्स अपनी स्टेबल फॉर्म में जाने के लिए, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल फॉर्म में जाएगा तो उसका या तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए या फिर डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट वैलेंस शेल जिस भी एटम का या कोई किसी भी उसका होगा एटम का, तो वो हमारे पास लूज या गेन करके इलेक्ट्रॉन या कोई बॉन्ड बना के स्टेबल होने की कोशिश करेगा। डुप्लेट रूल हमारे पास बेसिकली ये कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि एक ऑर्बिट तभी कंप्लीट होगा जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो ये ना ऑक्टेट फॉलो कर रहा है ना डुप्लेट फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसके लास्ट वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है
तो इसका जो वैलेंस शेल बनेगा वो 1s बन जाएगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाएगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसमें से माइनस हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से ये वाला शेल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो इसके 2s शेल में था वो इसने लूज कर दिया। तो इसके पास पीछे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 1s2। ये इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी और इसमें हमारे पास -1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन का साइन है, जो कि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी नेगेटिव साइन में होता है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं E-1 E- से, या फिर E-1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब है कि ये स्पीशी एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2। अगर हम इसका बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास लेट्स से कि ये इसका न्यूक्लियस था, इसका फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो हमारे पास है 1s2 और सेकेंड ऑर्बिट में हमारे पास आ जाएगा 2s1। सॉरी, इसको हम एक कंप्लीट ऑर्बिट बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सेकेंड ऑर्बिट। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर है लिथियम का। ये हमारे पास आ गए 1s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल में इसके था सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब ये एक 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि इसके ऊपर -1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा लिथियम एटम, जिसका सिर्फ एक ही शेल है जो कि 1s2 है। तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे और ओवरऑल क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हम इसको ब्रैकेट में प्लेस करके इसके ऊपर लिख देंगे +1 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके स्ट्रक्चर पे हम +1 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, यानी कि हमारे पास जो साइन आता है वो प्लस का आता है। और इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं +1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ये जनरली हम तब लिखते हैं जब यहाँ पे हम -1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ना लिखें, लेकिन इस केस में क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पे एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास बेसिकली केटाइन फॉर्म हो जाएगा लिथियम का, जिसमें लिथियम के पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा लिथियम +1 का, यानी कि इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ना भी लिखें, लिथियम +1 लिख दें, तो बेसिकली वो यही मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है और ये इसका फिर केटाइन बन गया। इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास पहले ये लिथियम एटम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा लिथियम +1। तो ये बेसिकली हमारे पास लिथियम का केटाइन है। इसी फॉर्मेशन को हम एक और तरह से भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने एरो में लिखा है -1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अगर हम इसको एरो पे ना लिखें, या फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको एरो पे नहीं लिखते, तो उस केस में हम इसको एरो के राइट हैंड साइड पे लिखेंगे +1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम में अब इंक्लूड नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ये एटम लूज कर चुका है। इसी की जगह अगर हम इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो उस केस में हम इसको एरो पे लिखेंगे -1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर। सेकेंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी में हमें गिवन है नेक्स्ट मेटल एल्यूमिनियम, जिसके ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 13। तो सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू उफ्पा प्रिंसिपल हमने लोवेस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1s। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम इसमें 2 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2s। s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम इसमें भी 2 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2p। p में मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हम इसमें प्लेस कर देंगे 6। नेक्स्ट हमारे पास है 3s। s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हमारे पास 6, 7, 8 और 9, 10 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हुए हैं और हमारे पास मैक्सिमम 13 है जो हमने एकोमोडेट करवाने हैं। तो हम s में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर देंगे। फिर हमारे पास 3s के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल आता है वो है 3p
और अब हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर देंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे 13 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो चुके हैं, इनको आप काउंट कर लें, 6 और 4 10, और नेक्स्ट हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। अगर हम इसमें वैलेंस शेल देखें तो थर्ड शेल जो है वो हमारे पास बन रहा है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 3, यानी कि ये ऑक्टेट या डुप्लेट इसका कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ेंगे। तो उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है अपने वैलेंस शेल के, यानी कि हम इसमें कर लेते हैं -3 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, अगर ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा तो इसका वैलेंस शेल बन जाएगा सेकंड, और सेकंड में 6 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p6, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसने लूज कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3 इलेक्ट्रॉन। ये जो E नेगेटिव है ये अगेन इलेक्ट्रॉन का साइन है नेगेटिव, ये E नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और -3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर हम इसको डॉट स्ट्रक्चर में बनाएं तो उसमें हमारे पास इसके सेंटर में आ जाएगा एल्यूमिनियम, यानी कि इसका एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस, फिर हमारे पास इसका फर्स्ट शेल आ जाएगा, देन सेकेंड शेल, और लास्ट में हमारे पास इसका आ जाएगा थर्ड शेल। इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा बना लेते हैं। लेट्स से हमारे पास ये 3 ऑर्बिट्स हैं या शेल्स, सॉरी इसको अगेन बना लेते हैं लास्ट वाले को हम। अगर हम इसको कंसीडर कर लेंगे, लेट्स से हमारे पास ये 3 शेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हम इसको प्लेस कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ गया और सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लास्ट शेल में जो वैलेंस शेल है हमारे पास, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 2 एंड 3। जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो हम इसको लिखेंगे एज कि हमारे पास इसका वैलेंस शेल, ये वाला शेल जो है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये आ जाएगा एल्यूमिनियम, इसका फर्स्ट शेल और सेकंड शेल हमारे पास रह जाएगा, और जो थर्ड शेल है ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम ने लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में हमारे पास ये सेकंड शेल वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इस पूरी स्पीशी के ऊपर हमारे पास साइन आ जाएगा +3 का, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देंगे +3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर था जो कि एक केटाइन फॉर्म करेगा बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 का, और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.3। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस बाय द फॉलोइंग नॉन मेटल्स, सल्फर एंड क्लोरीन। इस असेसमेंट में हमें 2 नॉन मेटल्स गिवन है, सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16 एंड क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, और हमने इनके A9 की फॉर्मेशन बतानी है। A9 हमारे पास बेसिकली वो स्पीशी होती है जो एक एटम की नेगेटिवली चार्ज आयन है बेसिकली, जो कि तब फॉर्म होता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन को कब गेन करेगा? एक एटम इलेक्ट्रॉन को तब गेन करता है जब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एबिलिटी हो
कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके या फिर इलेक्ट्रॉन को पूरा गेन कर सके। तो हमारे पास बेसिकली नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली A9 फॉर्म करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है और वो किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ईजीली। तो हमारे पास यहाँ पे जो एटम गिवन है वो है सल्फर। इसकी हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसका A9 फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर है 16। सबसे पहले हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे या किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हमने उसको लिखना है अकॉर्डिंग टू उफ्बा प्रिंसिपल, जो कि हमें ये कहता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल में प्लेस करना है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले लेवल में हमने इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। तो इसको हमने एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरह से हम इसको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सीक्वेंस इसका ये बनता है। उसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सल्फर की तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 1s जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं। देन 2s, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस कर सकते हैं तो हम इसमें आ जाएगा 2s2। देन हमारे पास जो एनर्जी लेवल आता है वो है 2p और p में मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं तो हम इसमें 6 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं तो हम इसमें प्लेस कर देंगे 2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 और 2 अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे 12 और हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने हैं 16। तो हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास बेसिकली है 3p। p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 4 तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 4। अब अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो 6 और 4 10 और ये जो हैं 4 और 2 8, 10 में 8 ऐड करेंगे 4 और 2 6, 10 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे 16। तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी सल्फर की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल है K 1s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकेंड शेल है 2s2 2p6 कंप्लीट जिसमें हमारे पास जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से भी। और थर्ड हमारे पास M शेल है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम देखें तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है जबकि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है जिसकी वजह से कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर सकेगा। तो उसको हम बेसिकली इस तरह से लिखते हैं कि इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक ये KLM आपने फॉर्मेशन में नहीं लिखना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर लेगा। यानी कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होगी जिसमें वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब इसके वैलेंस शेल में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिकली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके वैलेंस शेल में जाके ऐड हो जाएंगे। जब वैलेंस शेल में ऐड होंगे तो 3s2 में s ऑलरेडी कंप्लीट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसके p सब शेल में चले जाएंगे या p सब शेल में हम इनको एकोमोडेट करवाएंगे। तो उसके लिए बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास 1s2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2s2 2p6 3s2 तक हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3p4 और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं ये इसके p सब शेल में चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 3p6। अब इसका वैलेंस शेल जो कि m शेल है m, ये हमारे पास बेसिकली कंप्लीट है क्योंकि इसमें टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अब ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव कर गया है। अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटर में आ जाएगा सल्फ़र का न्यूक्लियस। फिर हमारे पास इसमें है 3 शेल्स 1 2 एंड 3। तो हम इनके 3 शेल्स या ऑर्बिट बना लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा।
इसको हम थोड़ा सा स्मॉल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। इसी तरह से हम 2 ऑर्बिट और बना लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सल्फ़र के वैलेंस फर्स्ट शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट शेल में हमारे पास 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। नेक्स्ट हमारे पास 3 में टोटल 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे इस शेल में अगर हम देखें तो ये शेल हमारे पास इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम तब स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ़ 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके लिए ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में प्लेस हो जाएंगे। तो जब हम इसको का स्ट्रक्चर जब इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद, तो वो हमारे पास कुछ यूं का बन जाएगा कि ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट थे वो वही रहेंगे, लेकिन जो वैलेंस शेल है इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं ये भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और क्योंकि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो इसने गेन किए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्पीशी है इसके ऊपर ओवरऑल -2 का चार्ज आ जाएगा। ये -2 का चार्ज बेसिकली इसमें क्यों है, क्योंकि जब ये सिंपल सल्फ़र था तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस थे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स से बढ़ गए हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस स्पीशी पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास वो जो ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो शो हो गई है -2 से, और ये बेसिकली हमारे पास सल्फ़र का A9 फॉर्म हो गया है। इसी तरह से हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट में फॉर्म करना है A9 ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है 17। जब हम 17 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आ जाएगी। इसमें हमारे पास अगर हम वैलेंस शेल देखें तो थर्ड शेल हमारे पास वैलेंस शेल बनता है, जिसमें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो ये बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इस तरह से क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ मूव करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हम क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा और ये 3p5 बन जाएगा 3p6। प्रीवियस शेल्स ऑलरेडी कंप्लीट थे, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो लास्ट सब शेल में ऐड होगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 3s2 3p6। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन A9। क्लोरीन का अगर हम डॉट एंड ट्रो स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमारे पास बेसिकली फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1s2 में, देन 2s में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो सेकंड शेल में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम थर्ड शेल देखें तो थर्ड शेल में हमारे पास 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की प्लेस वेकेंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन की प्लेस जो वेकेंट है इसको क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये इसके वैलेंस शेल में आके इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस स्पीशी के ऊपर जो नेट चार्ज आएगा वो -1 का आएगा। इसमें अब आपने सिर्फ ये एक चीज़ देख लेनी है कि जब हम के टाइम बना रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ होता था, और लूज़ होने के बाद हम उसको एरो के राइट हैंड साइड पे लिखते थे। लेकिन जब एक स्पीशी या एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसमें हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्पीशी फॉर्म हो रही है वो तब फॉर्म होगी जब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ये एटम गेन करेगा तब ये स्पीशी फॉर्म होगी। लेकिन दूसरे केस में ऑलरेडी ये एटम था,
इसने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, जिसके बाद वो ये स्पीशी बनी है, यानी कि चार्ज एटम बना है, और उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज़ किए हैं वो हम आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग केटाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एनाइन के केस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिखें तो उसका मतलब भी 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही है।